आज है केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और MCQ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कौन सा है? तो स्टेट एंड मैटर है ना, मैटर है, टॉपिक मैटर है, क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ को कितने मूल वर्गों में बांटा गया? तो 5 वर्गों में बांटा गया पदार्थ को। कितने वर्गों में बांटा गया? तो 5 वर्गों में बांटा गया पदार्थ को। कौन कौन? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। और उस समय यूनानी दार्शनिक ने पदार्थ को इसी प्रकार बांटा था। ये दार्शनिक 5 बांटे थे। प्राचीन काल में पंच तत्वों के कौन सा तत्व शामिल नहीं था? तो वायु था, पृथ्वी था, अग्नि था, धातु नहीं था। 5 तत्वों में धातु शामिल नहीं है। धातु करके आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को किन आधारों पर वर्गीकृत किया? तो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। पदार्थ को किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया था? तो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। नमक या शक्कर को पानी के घोलने पर जल का स्तर क्यों नहीं बदलता? क्योंकि नमक और शक्कर के कण पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान में समा जाता है। नमक या शक्कर के कण होते हैं जो पानी के कणों के बीच के रिक्त स्थान में क्या हो जाता है? समा जाता है। इसलिए जल स्तर नहीं बदलता। देखो वही तरह जल के कणों के बीच समावेशित हो जाता है। पदार्थ के कणों का अभिलक्षणीय गुण, कण का सूक्ष्माकार होता है, कणों के बीच खाली स्थान होता है, कणों में आकर्षण बल होता है, कणों में सतत गति होता है। ये 4 पॉइंट है पदार्थ के कणों का अभिलक्षणीय गुण है। पदार्थ के कण सूक्ष्म होता है, कणों के बीच खाली स्थान होता है, कणों में आकर्षण बल होता है, कणों में सतत गति होता है। जब पानी में पोटेशियम परमैंगनेट को बार बार मिलाया जाता है तो रंग हल्का हो जाता है। यह किस गुण को दर्शाता है? तो जब पानी में पोटेशियम परमैंगनेट बार बार मिलाया जाता है तो रंग क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। तो यह किस गुण का है? तो यह कणों के आकार छोटा होना और उनके पूरे द्रव फैल जाना। कणों का आकार छोटा होने के कारण और उनके द्रव क्या हो जाते हैं? फैल जाने के कारण क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट को बार बार मिलाया जाता है तो रंग कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ो। देखो अनुमान है कि पदार्थ में कितने छोटे परमाणु के तो घोल के रंग हल्का हो जाता है और फिर भी पानी का रंगीन नजर आता है। नेक्स्ट है जब तापमान बढ़ता है तो कणों की गति क्यों बढ़ती? तो तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ती है। विसरण क्या दर्शाता है? तो विसरण पदार्थ के कण निरंतर में गति रहते हैं और स्वतः फैलते हैं। पदार्थ के कण क्या रहते हैं? निरंतर गति में रहते हैं और स्वतः फैलते हैं विसरण में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? तो द्रव्यमान और आयतन घेरता हुआ पदार्थ जैसे कुर्सी, बायो, बादाम, नींबू, पानी, ये सब क्या पदार्थ है। गर्म भोजन की गंध दूर तक पहुंचने के कारण क्या? तो तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे वह तेजी से फैलती है। स्विमिंग पूल में गोतेखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण स्पष्ट होता है? तो पानी काटता है गोतेखोर, तो इससे यह गुण दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या है? तो रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के कौन सी विशेषता होता है? तो कण निरंतर गति में रहता है, उनके बीच रिक्त स्थान होता है और वे आकर्षित करते हैं। 3 पॉइंट है। पदार्थ के कणों में निरंतर गति रहती है, बीच में रिक्त स्थान होता है और वे आकर्षित करते हैं। पदार्थ की 5 अवस्था कौन कौन है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड। ये सब क्या है? तो पदार्थ की 5 अवस्था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड होता है। ये 5 अवस्था। ठोस पदार्थ की विशेषता क्या नहीं है? तो कौन सी विशेषता है? तो आकार और स्पष्ट सीमाएं होते हैं, निश्चित होते हैं ठोस का। और रबर बैंड की ठोस क्यों माना जाता है? क्योंकि यह खींचने पर मूल आकार में वापस आ जाता है। रबर बैंड को खींचने पर क्या हो जाती है? मूल आकार में वापस आ जाती है, इसलिए ठोस माना गया। देखो शर्करा या नमक में प्लेट या जार में रखें तो क्रिस्टलों को आकार में नहीं बदलता है, ये भी ठोस हो गया। स्पंज बहुत छोटे छेद होते हैं जिनमें वायु समावेश होता है। जब हम दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, जिससे इसका संपीड़न संभव हो जाता है।
सभी ठोस हैं। स्पंज हो गया, शर्करा हो गया, रबर बैंड, ये सब तीनों क्या हैं तो ठोस हैं। नमक या शक्कर को किसी बर्तन में रखने पर क्या होता है तो क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलते। नमक या शक्कर को किसी बर्तन में रखने पर क्या होता है तो उनके क्रिस्टलों का आकार क्या नहीं बदलते। स्पंज ठोस होते हैं क्योंकि संपीड़ित किया जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरी होती है। स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और हवा भरी होती है, इसलिए संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठोस का गुण क्या होगा, निश्चित आकार एवं आयतन, ये कण सघन रूप से पास पास होते हैं, आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं। आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं, संपीड़ नहीं होते हैं। ठोस में संपीड़ नहीं होते हैं, बहुत कम संपीड़ होते हैं और कण केवल कंपन विब्रेशन करते हैं और उनका स्थान क्या रहता है तो निश्चित रहता है। विब्रेशन करते हैं और उनका स्थान क्या रहता है निश्चित रहता है। नेक्स्ट करें कि द्रव का आकार और आयतन कैसा होता है तो आकार निश्चित होता है, आयतन क्या रहता है तो आयतन, आकार निश्चित नहीं होता और आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होगा, आकार कोई अनिश्चित होता। द्रव के बारे में निम्न में से कौन सा सही है तो द्रव है जो बहाव रखते हैं और तरल होते हैं। द्रव क्या होते हैं, बहाव रखते हैं और तरल होते हैं। तरल में तो द्रव भी होगा, गैस भी होगा, ठीक ना। बहाव रखते हैं, जो बहाव रखेगा द्रव और तरल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्रव। जल में गैसों का घूमना क्यों महत्वपूर्ण है, जलीय जीवों में जीवाश्म के लिए आवश्यक होता है। जल में गैसों का घूमना क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होता है। जलीय जीवों के लिए आवश्यक होता है। द्रव में ठोस और गैस का मिश्रण क्यों अधिक होता है। ठोस और गैस का मिश्रण क्यों अधिक, क्योंकि द्रव के कणों में अधिक रिक्त स्थान होता है। द्रव में ठोस और गैस का मिश्रण क्यों अधिक होता है द्रव में तो क्योंकि द्रव के कणों में अधिक रिक्त स्थान होता है और वे स्वतंत्र रूप से गति करती है। द्रव में विसरण अधिक होता है, ठीक है ना, उसमें अधिक रिक्त स्थान होता है और वे स्वतंत्र पाए जाते हैं। कौन से कथन सही तो गैस का कोई निश्चित एवं आकार आयतन नहीं होता, ठीक है। गैस के कणों की गति कैसी होती है तो अनियमित और अत्यधिक तीव्र होता है। अनियमित होगा और अत्यधिक तीव्र होगा। गैसों की कणों की गति कैसी होती है तो अनियमित और अत्यधिक तीव्र होगा। गैसों की आसानी संपीड़ क्यों किया जाता है तो क्योंकि गैसों के कण के बीच में बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। संपीड़ यानी कंप्रेस क्यों किया जाता है क्योंकि गैसों के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। एलपीजी और सीएनजी में क्या समानता है तो दोनों संपीड़ित गैस हैं। एलपीजी और सीएनजी क्या है तो दोनों संपीड़ित गैस हैं। एलपीजी का क्या होगा तो देखो दोनों दिया है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम से सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है और सीएनजी में मीथेन होता है और इसका व्यवस्था द्रव अवस्था में दबाव के तत्व होता है। ये सीएनजी होता है गैसीय अवस्था में दबाव का होता है और भंडारण के लिए 6 से 8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जबकि इसका दबाव के लिए 200 से 250 kg सेंटीमीटर होता है। 200 से 250 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। खाना बनाने, घरेलू सिलेंडर वाहन के लिए तो वाहन ईंधन उद्योगों में किया जाता है यूज और इसका ऊर्जा क्षमता अधिक होता है और सीएनजी का ऊर्जा क्षमता कम होता है। सिलेंडर या टैंकर में द्रव अवस्था में पाया जाता है और सिलेंडर या पंप में अवस्था में गैसीय अवस्था में रहता है। सीएनजी गैसीय अवस्था में रहता है और सिलेंडर या टैंकर द्रव अवस्था में रहता है। गैस का विसरण सबसे तेज क्यों होता है क्योंकि गैस के कणों में गति अधिक होती है और उनके बीच रिक्त स्थान क्या होती है अधिक होता है। गैस के विसरण में गैस के कणों की गति अधिक होता है और उनके बीच रिक्त स्थान अधिक होता है गैसों के विसरण में। देखो ठोस है, द्रव है, गैस है, इसका क्या होता है तो निश्चित आकार एवं आयतन होता है ठोस का और कणों की गति बहुत कम होता है। आकर्षण बल बहुत अधिक होगा और संपीड़ितता नगण्य लगभग नहीं के बराबर होता है। कणों की गति कम केवल कंपन करेगा, घनत्व सबसे अधिक रहेगा तो इसमें घनत्व सबसे अधिक होता है ठोस का। संपीड़ एकदम नहीं रहेगा, कणों की गति कंपन करेगा, कणों की दूरी बहुत कम होता है और आकर्षण बल कहेगा तो बहुत अधिक होगा। आकर्षण बल बहुत अधिक, अंतर आणविक स्थान कहेगा तो कम हो जाएगा। यही सब है। संपीड़ सबसे अधिक गैस में होगा और घनत्व सबसे कम गैस में होगा और इसका निश्चित आकार होता है, न आयतन होता है, बहुत अधिक कणों की दूरी होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक ना।
गैस के दबाव किस कारण से उत्पन्न होता है? तो गैस के कणों के बर्तन की दीवारों से टकराने से। गैस के कणों के बर्तन की दीवारों से टकराने से गैस का दबाव उत्पन्न होता है। गैस एक सिलेंडर है जो बहुत सारे गुब्बारे को क्यों भर सकता है? क्योंकि गैस को बहुत ज़्यादा संपीड़ित करके रखा जाता है। गैस को सिलेंडर बहुत सारे गुब्बारे क्यों भरे जाते हैं गैस के एक सिलेंडर से? क्योंकि गैस को बहुत ज़्यादा संपीड़ित करके रखा जाता है। कि निम्नलिखित बढ़ते हुए घनत्व में वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई, लोहा, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा? लोहा का। जिसका लोहा का घनत्व सबसे अधिक होगा, फिर बाद में चौक का हो जाएगा। तो ये वाला है लोहा, चौक, फिर शहद, फिर जल। जितना गाढ़ा होगा उतना ही क्या रहेगा? उसका घनत्व अधिक होगा। रुई, फिर धुआं, फिर वायु। ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। डेंसिटी और क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। जितना जिसका आयतन ज़्यादा होगा, जिसका जितना आयतन ज़्यादा होगा तो घनत्व उसका कम हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा है, घनत्व सबसे अधिक ठोस में होता है, सबसे कम घनत्व गैस में होगा। किसी ठोस का गलनांक क्या दर्शाता है? तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल को पार करने की क्षमता दर्शाता है। किसी ठोस का गलनांक क्या दर्शाएगा? तो ठोस कणों के बीच आकर्षण बल को पार करने की क्षमता दर्शाता है। आकर्षण बल, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल को पार करने की क्षमता दर्शाता है गलनांक। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है बर्फ का गलनांक। 273.15 केल्विन होता है बर्फ का गलनांक होता है। और 0 केल्विन पर परम शून्य ताप होता है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। जैसे देखो, सॉलिड हो गया, फिर लिक्विड हो गया, ये गैस होगा, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो ये संलयन हो गया, यानी फ्यूजन हो गया। और लिक्विड से सॉलिड में जाए तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। इसी प्रकार लिक्विड से गैस में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो लिक्विड से इसमें क्या हो जाएगा? इसमें लिक्विड से गैस करा तो बाष्पीकरण हुआ। बाष्पीकरण, गैस से लिक्विड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? गैस से लिक्विड, तो ये क्या? गैस से लिक्विड, तो ये संघनन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सॉलिड से गैस में डायरेक्ट जाएगा तो ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, और गैस से सॉलिड में आएगा तो ये निक्षेपण हो जाएगा, ठीक है, निक्षेपण। तो यहाँ पे संलयन, यहाँ पे संघनन और यहाँ पे निक्षेपण हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो, देखो ये निक्षेपण है ना, ये ऊर्ध्वपातन यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से बाष्पीकरण, ये संघनन करेगा, ये संलग्न या संलयन उसे कहते हैं, ठीक ना, संलयन, फ्यूजन। और यहाँ करेगा तो सॉलिडिफिकेशन यानी जमता है द्रव से ठोस में। गलनांक क्या? तो वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदलता है। ठोस किस में? द्रव में बदलता है। गलन की प्रक्रिया में तापमान समान रहने पर ऊष्मा कहाँ जाती है? कणों के बीच आकर्षण बल को कम करने में जाती है। गलन प्रक्रिया में तापमान समान रहने पर ऊष्मा कहाँ जाएगी? तो कणों के बीच आकर्षण बल को कम करने में। आकर्षण बल को कम करने के लिए ऊष्मा निकल जाती है, ठीक ना। कणों के बीच आकर्षण बल को कम करने में गलन है जो उसका ऊष्मा निकल जाता है। कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो गुप्त ऊष्मा क्या है? जो ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या उत्सर्जित होती है। ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या उत्सर्जित होती है लेकिन तापमान को नहीं बदलती। तापमान को नहीं बदलती है। ऊष्मा जो अवस्था में परिवर्तन के दौरान अवशोषित या उत्सर्जित करती है लेकिन तापमान को नहीं बदलती, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, उसे गुप्त ऊष्मा कहेगा। नेक्स्ट है संलयन। गुप्त ऊष्मा क्या दर्शाती है? तो 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहते हैं? तो उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की आवश्यक ऊष्मा, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। जल की क्वथनांक समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 373 केल्विन होता है।
373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। जल के क्वथनांक समान वायुमंडलीय दबाव पर कितना होता है? 373 केल्विन होता है। द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो वेपोराइजेशन कहा जाता है द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन में कौन कौन? कपूर रहता है, सूखी बर्फ रहेगा, अमोनिया रहेगा, आयोडीन रहेगा, नेफ्थलीन बॉल्स रहता है ये सब। गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाएगा। गैस से सीधे डायरेक्ट ठोस में जाएगा तो। दाब बढ़ाने पर, तापमान घटाने पर गैस को क्या हो सकता है? तो गैस में द्रव बदल सकता है। दाब बढ़ाएंगे और टेम्परेचर घटाएंगे तो ये कैसा गैस को क्या हो सकता है? तो ये द्रव में बदल सकते हैं, लिक्विड में। प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस जो द्रव में बदल सकते हैं। ठोस CO2 को क्या कहते हैं? तो ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ कहा जाता है ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। द्रव और तापमान का पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने और तापमान घटाने पर क्या पड़ता है? तो गैस जो द्रव में बदल सकती है दाब और तापमान पर। दाब बढ़ाने और तापमान घटाने पर द्रव में बदल सकते हैं। द्रव में ऊष्मा देंगे तो गैसीय और शीतलता रखेंगे द्रव को शीतलता रखेंगे तो ठोस में, ठोस को जब हीट देंगे तो द्रव में हो जाए। नेक्स्ट करें कि संलयन को ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ये क्या है? तो उस बात सही है, संलग्न या संलयन। ये क्या करती? तो ठोस को द्रव में बदलती है। और ऊर्ध्वपातन क्या करता है? ठोस को बिना द्रव में अवस्था सीधे गैस में बदलती है, ये भी सही है। संघनन क्या है? तो गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है, ये भी सही है। वाष्पीकरण जो द्रव को गैस में बदलती है, तो ये भी सभी कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो K-273 बराबर डिग्री सेल्सियस। तो 300 केल्विन है तो कितना आ जाएगा? 300 में से 273 घटाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। याद रखना K-273 नहीं तो F-32 C/5 F-32/9 और K-273/5 हो जाएगा। 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो 573 में से 273 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 300। तो 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होता है? द्रव और गैस के मिश्रण के रूप में होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो क्योंकि ऊष्मा का उपयोग कणों के बीच आकर्षण बल को पार करने में होता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? अवस्था परिवर्तन करेंगे तो तापमान स्थिर क्यों रहेगा? क्योंकि ऊष्मा का उपयोग कणों के बीच आकर्षण बल को पार करने में होता है। क्योंकि ऊष्मा का उपयोग कणों के बीच आकर्षण बल को पार करने में होता है, इसलिए क्या रहता है? तो अवस्था परिवर्तन के दौरान टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ऊष्मा का उपयोग कणों के बीच आकर्षण बल को पार करने में होता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदलने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो दाब बढ़ाना और ताप घटाना। गैसों को द्रव में बदलने के लिए प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर घटाएंगे। वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। कार्य का जूल होता है और बल का न्यूटन होता है। 1 एटमॉस्फेरिक बराबर कितना पास्कल होगा? तो 1.01 10⁵ पास्कल हो जाएगा और न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वाष्पीकरण क्या है? तो द्रव का क्वथनांक से कम तापमान पर गैस का बदलना। द्रव का क्वथनांक से क्या होता है? द्रव के क्वथनांक से कम ताप पर गैस में चेंज हो जाता है, वही वाष्पीकरण। क्वथनांक से पहले ही वाष्प बन जाएगा, वो वाष्पीकरण कहलाएगा। कि कौन सा कथन सही है? तो द्रव के सभी कण समान ऊर्जा होते हैं, तो ये समान ऊर्जा नहीं होता है, ठीक ना। द्रव के सभी कणों के आसपास समान ऊर्जा होते हैं, ये गलत है। केवल सतह के कुछ गुने पर इतनी ऊर्जा होती है जो कि वाष्पित हो सके, ये बात सही है। वाष्पीकरण केवल उच्च ताप पर होता है, तो उच्च ताप पर नहीं होगा। वाष्पीकरण केवल ठोस में होता है, वाष्पीकरण केवल ठोस में नहीं होगा, ये ठोस द्रव गैस इन सब में होता है, तो केवल 2 सही है।
कह रहा बाष्पीकरण और क्वथन में क्या अंतर होता है, तो ये बाष्पीकरण केवल सतह पर होता है और क्वथन पूरे द्रव में होता है, ये बात सही है। बाष्पीकरण केवल सतह पर होता है और क्वथन पूरे द्रव में होता है। बाष्पीकरण में क्वथनांक से कम तापमान पर होता है, बाष्पीकरण क्वथनांक से कम तापमान पर होता है, ये भी सही है। क्वथन बुलबुले बनाते हैं और बाष्पीकरण बुलबुले नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्वथन क्या करते हैं तो बुलबुले बनाते हैं और बाष्पीकरण बुलबुला नहीं बनाते, उपरोक्त में से सही हो जाएगा। देखो सतह क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण दर बढ़ता है और कपड़ा सुखाने के लिए फैलाया जाता है, इसलिए बाष्पीकरण के लिए। नेक्स्ट है टेम्परेचर बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने पर कणों की अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे बाष्पीकरण दर भी बढ़ेगा। कणों की अधिक गतिज ऊर्जा वो तो बाष्पीकरण। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, हवा में जल वाष्प की मात्रा अधिक होने पर बाष्पीकरण की दर घट जाएगा। जल वाष्प की मात्रा अधिक रहेगा तो बाष्पीकरण क्या रहता है, तो उल्टा प्रभाव होता है, घट जाता है जब आर्द्रता रहेगा तो। और वायु की गति तेज हवा में बाष्पीकरण की दर बढ़ाती है क्योंकि जल वाष्प दूर ले जाती है। तो ये 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। कपड़ा सुखाने के लिए उन्हें फैलाया जाता है, सतह के क्षेत्र बढ़ाने से बाष्पीकरण की हो जाती है, दर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने से बाष्पीकरण की दर क्यों बढ़ती है, कणों की गति अधिक हो जाती है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक होती है। नेक्स्ट है वायु में पहले से ही अधिक जल वाष्प होने पर बाष्पीकरण दर क्या होगा, तो दर घट जाएगी। वायु में पहले से ही क्या होता है, जल वाष्प होने पर बाष्पीकरण की दर क्या होगी, तो इसका दर घट जाएगा। तेज हवा में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि हवा जल वाष्प को कपड़ों से हटाती है, क्योंकि हवा जल वाष्प को क्या करती है, तो कपड़ों से हटाती है। बाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों महसूस होती है, क्योंकि कण आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, क्योंकि कण क्या करती है, आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करती है, इसलिए बाष्पीकरण के दौरान शीतलता महसूस होती है। एसीटोन यानी नेल पॉलिश हटाने वाले द्रव हाथ पर गिराने पर ठंडक क्यों महसूस होते हैं। एसीटोन के कण बाष्पित होकर हाथ से ऊर्जा लेते हैं। एसीटोन के कण क्या करेगा, तो बाष्पीकृत होकर हाथ से एनर्जी लेता है, ऊर्जा लेता है, इसलिए ठंडक महसूस होता है। लोग गर्मियों में घर की छतों पर पानी क्यों छिड़कते हैं, क्योंकि बाष्पीकरण में गुप्त ऊष्मा छत को ठंडा करती है। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या करती है, छत को ठंडा कर देती है। गर्मियों में सूती कपड़े पहनने के कारण क्या है, तो सूती कपड़ा पसीना सोखती है और बाष्पीकरण से शरीर को ठंडक देती है। सूती कपड़ा पसीना सोखती है और बाष्पीकरण से शरीर को ठंडक देती है सूती कपड़ा। बर्फीले पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें को क्यों दिखाई देती है। बर्फीले पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प ठंडी सतह पर संघनित हो जाती है। बर्फीले पानी में भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं। बर्फीले पानी से भरे गिलास बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देते हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प ठंडी सतह पर क्या हो जाती हैं, संघनित हो जाती हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प ठंडी सतह पर क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। 373 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन इकाई परिवर्तित होती जाती है, तो 646। तो K-273 बटा डिग्री सेल्सियस हमको केल्विन में निकालना है, सेल्सियस दिया हुआ है ना, तो 373 और 273 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 714 646 केल्विन हो जाएगा। K-273 बराबर डिग्री सेल्सियस याद रखना। नेप्थलीन का समय के साथ गायब हो जाना किस प्रक्रिया के उदाहरण है, तो ऊर्ध्वपातन का। कणों के बीच आकर्षण के बढ़ते क्रम में वस्तुओं के सही क्रम में, तो आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है और फिर द्रव में होगा, फिर गैस में हो जाएगा। तो कणों के बीच आकर्षण सबसे अधिक किस में होगा, तो ठोस रहेगा, ठोस को पकड़ो, तो ये तो इधर सबसे कम है, तो ये ठोस ये है, फिर बाद में द्रव है, फिर वो गैस में। तो कणों के बीच आकर्षण बल ऑक्सीजन जल चीनी में सबसे अधिक हो जाएगा आकर्षण बल। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था क्या हो जाएगी, तो द्रव हो जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस और द्रव रहता है और 100 डिग्री पर द्रव और गैसीय अवस्था होती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था क्या रहेगा, तो लिक्विड रहेगा, द्रव्य रहेगा।
और 273 केल्विन पर बर्फ और जल में से कौन से अधिक ठंडा महसूस देगा? तो 273 केल्विन पर बर्फ, क्योंकि उसमें अतिरिक्त ऊष्मा सोखती है, बर्फ अधिक ठंडा देगा क्योंकि उसमें क्या होती है, अतिरिक्त ऊष्मा सोखती है। उबलते जल या भाप में से किससे जलन अधिक होती है? उबलते जल या भाप में से किससे जलन होती है, जलन अधिक होती है? तो भाप से, क्योंकि इसमें अधिक गुप्त ऊष्मा होती है। उबलते जल या भाप में से किससे जलन अधिक होती है? भाप से, क्योंकि इसमें अधिक गुप्त ऊष्मा होती है। उबलते जल या भाप में से किससे जलन अधिक होता है? तो भाप से होता है, क्योंकि इसमें अधिक गुप्त ऊष्मा होती है, क्योंकि इसमें अधिक गुप्त ऊष्मा होती है भाप में। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन सा समूह ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? कौन सा समूह है जो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? तो वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन सा समूह ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? तो वाष्पन होगा, विसरण होगा और गैसों का प्रसार होगा। वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार होता है। कौन सा समूह ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? तो वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार होगा। सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न की इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दबाव विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। ताप एवं दबाव को विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभवों को मित्रों के साथ बांटते हुए वो भ्रमित हो गया और द्रवण के लिए परिस्थितियों के लिए समूह पहचानने के लिए किस मदद कीजिएगा? तो क्या करना, गैस से लिक्विड में जा रहा है ना, तो प्रेशर अधिक देंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे। सीमा ने प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई निरीक्षण किया और ताप एवं दबाव को विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। तो गैस को क्या किया, द्रवित कर रहा है, पानी कर रहा है, तो इसका क्या होगा, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो उच्च दबाव और टेम्परेचर को घटाएंगे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, कौन सा कथन सही है? तो गैस और द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। गैस और द्रव तरल के समान ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिस्थिति के कारण ठंडा हो जाता है? तो वाष्पन के कारण हो जाता है ठंडा। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करते हैं? तो ऑक्सीजन, जल और शक्कर, ये सब क्या है, तो पदार्थ में मध्य आकर्षण हो बल का, तो सबसे अधिक ठोस में होता है, फिर बाद में द्रव में होगा, फिर बाद में गैस में होगा, लिक्विड गैस में। तो सबसे अधिक कणों के में आकर्षण बल किस में होता है? शक्कर में सबसे अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 डिग्री 38 डिग्री सबको केल्विन बनाना, तो इससे 273 25 98 और इसमें 273 में से 38 जोड़ देंगे 311 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन को चयन करना है, तो कह रहा है कि ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्पन कहलाता है। ठोस का द्रव अवस्था से द्रव अवस्था से गुजरे बिना, तो ये वाष्पन थोड़ा होगा, सब्लिमेशन हो जाए। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में ऊर्ध्वपात में थोड़े होगा ना। फिर वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना डायरेक्ट किस में होता है? तो निक्षेपण हो जाता है। वाष्प का द्रव डायरेक्ट ठोस में चेंज होता है, निक्षेपण कहलाएगा, ये गलत हो जाएगा। 75 का सी। इथाइल ईथर है, एसीटोन है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल को क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस है और इनके केल्विन में घूमता है। सब में 273 जोड़ दो, तो 273 में 35 308 हो जाएगा, 329 सबके जोड़ देंगे 273, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कर निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति में जल के वाष्पन में वृद्धि होगा? जल के वाष्पन में वृद्धि होगा, जब तापमान में वृद्धि होगा तो जल के वाष्पन में भी वृद्धि हो जाएगा। कह कि निम्नलिखित में से परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं की मध्य दूरी बढ़ेगा। कब मध्य दूरी? जब बंद पात्र में हाइड्रोजन गैस पर दबाव बढ़ाकर क्या होगा, तो अणुओं की मध्य दूरी बढ़ेगा नहीं, और दबाव बढ़ाएंगे तो एकदम नज़दीक आ जाएगा। कुछ हाइड्रोजन गैस पात्र के रिसाव होने पर तो खाली होगा, तो अणुओं की मध्य दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। हाइड्रोजन गैस पात्र का आयतन बढ़ाएंगे तो फिर हाँ ये भी हो सकता है, आयतन बढ़ाकर उसका क्या हो जाएगा, तो वो दूर दूर पर हो जाएगा।
मात्रा का आयतन बढ़ाए बिना पात्र को अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर, तो मात्रा के आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस तो और बढ़ जाएगा, तो 2 और 3 इसका राइट हो जाएगा। किस विचाराधीन जल के नमूने का क्वथन समान ताप एवं दबाव पर 102 डिग्री सेल्सियस पर हुआ? क्या जल शुद्ध है कि क्या यह जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा? तो जल शुद्ध नहीं है और 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर यह जमेगा। किसी विचाराधीन जल के नमूने में का है क्वथन समान ताप एवं दाब पर 102 डिग्री सेल्सियस पर हुआ है, तो क्वथन कितना 102 डिग्री सेल्सियस। क्या जल शुद्ध है? तो जल शुद्ध नहीं है और 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जमेगा, ठीक ना, और कम तापमान, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन। कक्षा ताप पर एक द्रव को बाष्पन से प्रभाव होता है तो ये ठंडक होता है, बाष्पन से क्या होगा? ठंडक प्रदान होता है। कक्षा ताप को ठोस कणों के मध्य आकर्षण बल गैसीय अवस्था में विद्यमान आकर्षण बलों की तुलना में गैसीय अवस्था में विद्यमान आकर्षण बलों की तुलना में ठोस के कणों में अधिक आकर्षण बल होता है, ठोस के कणों में होगा, ठीक ना, अधिक होगा। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? बाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? बाष्पीकरण की दर अधिक होती है इसलिए। करा कि अवस्था कणों के विन्यास क्रमित है और यद्यपि द्रव और गैस अवस्था में कोई क्रम नहीं होता, तो ठोस में क्या रहता है? तो विन्यास सजा हुआ रहता है। अवस्था के कणों क्या रहता है? तो सजा हुआ रहता है ठोस में, और जबकि द्रव और गैस में कोई क्रम में सजा नहीं रहता, ठीक है, तो ठोस में सजा रहता है, गैस में नहीं रहता। ठोस अवस्था का अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस में बदल जाता है, तो ठोस अवस्था के द्रव अवस्था से गुजरे बिना क्या गैस में चले चेंज हो जाएगा, तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। करा क्वथन से कम ताप पर द्रव को वाष्प में अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो क्वथन से कम तापमान पर वाष्पन हो जाएगा। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दाब को पास्कल में, ताप को केल्विन में, घनत्व को केजी मीटर क्यूब में, केजी मीटर घन मीटर, द्रव्यमान को किस में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, आयतन को घन मीटर में, आयतन को घन मीटर में मिला लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्लैब है तो बर्फ जल दिया गया, तो कह रहा है कि कोई विद्यार्थी बर्फ जल से भरे बीकर को गर्म करता है। कोई विद्यार्थी जो बर्फ तथा जल से भरे बीकर को गर्म करता है, यह बीकर सामग्री के तापमान को समय के फलन स्वरूप मापता है, तापमान को समय के स्वरूप मानता है। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ है जो परिणाम को सही दर्शाएगा, और अपने उत्तर को उचित कीजिए। तो तापमान है जो समय के साथ क्या सही दर्शाता है, तो ये देखो, ये तापमान समय बढ़ रहा है तो इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, ठीक है। जितना टेम्परेचर देंगे उसका क्या हो रहा है, तो टेम्परेचर देने पर उसका टाइम देने पर जितना अधिक टाइम देंगे उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, तो बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तापमान को समय के फलन में मापता है, ठीक है, बर्फ और जल से। नेक्स्ट है गर्म जल युक्त के एक कांच के पात्र में रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर प्रभाव में रखा गया। यदि आप पात्र की अंतर वस्तु के ताप का मापन कर सकें, यदि आप पात्र की अंतर वस्तु के तापमान माप सकें, तो कौन कौन से समय फलन के साथ परिवर्तन को सही निरूपित करता है। तो गर्म जल युक्त के कांच के पात्र को रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर प्रभाव में रखा गया। यदि आप पात्र की अंतर वस्तु के ताप का मापन करने के लिए कौन से समय के फलन है जो समय के फलन के साथ ताप में परिवर्तन करता है। ये तो इस समय है, एक क्या टाइम, यहाँ से जाएंगे तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ से जाएंगे तो कहाँ पे 0 से नीचे डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर ये वाला हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाष्पन की दर सबसे अधिक किस में होगा, तो ये दिखाएगा किसमें, इसमें होगा सबसे अधिक, जिसका आयतन बड़ा होगा और उसमें जिसका आयतन बड़ा होगा और खुला पात्र होगा उसमें वाष्पन की दर अधिक होगा। ठोस का वाष्पन में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस के वाष्प में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और वाष्प को ठोस में रूपांतरण व्यक्त करने वाले पद का नाम क्या होता है, तो निक्षेपण होता है। वाष्प से डायरेक्ट ठोस में तो निक्षेपण कंडेंसेशन हो जाता है।
गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? घड़ा का मिट्टी का होता है, जल को अबाष्पित कर देती है। ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में रूपांतरण गलन कहलाता है। गलन की गुप्त ऊष्मा से क्या आता है? ठोस को बिना ताप बढ़ाए द्रव अवस्था में बदलने की आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो गलन कहा जाता है, जिसे गलन के ही गुप्त ऊष्मा से तात्पर्य किया जाता है। कह रहा है कि कौन सी घटना विसरण का उदाहरण है? तो छींकने पर वायरस फैलना, केक को सेकने पर उसकी गंध पूरे घर में फैलना, और श्वसन के दौरान जल में घुलित ऑक्सीजन को जलीय प्राणी द्वारा उपयोग करना। श्वसन के दौरान जल में घुलित ऑक्सीजन का जलीय प्राणियों के द्वारा उपयोग करना, ये सब क्या है? तो विसरण की घटना। कौन सी घटना प्रासरण की है? तो प्रासरण जल में रखने पर किशमिश का फूलना, नमक के संपर्क में आने पर केचुआ मर जाना, शक्कर की गाढ़ी चाशनी में रखने पर अंगूर का सिकुड़ना, और लवण में अचार का परीक्षण, ये सब क्या? तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया प्रासरण है सभी के सभी। नेक्स्ट है एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हथेली ठंडा क्यों हो जाता है? एसीटोन का बाष्पीकरण से आसपास ऊष्मा सोख लेती है। एसीटोन है जो क्या करता है? बाष्पीकरण से आसपास की ऊष्मा सोख लेता है, इसलिए ठंडा महसूस देता है। केतली से निकलती भाप का तापमान उबलते हुए जल से अधिक क्यों महसूस किया जाता है? तो उबलते हुए भाप से अधिक क्यों महसूस करें? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, और जो संघनन पर निकलती है, भाप में क्या रहती है? तो गुप्त ऊष्मा होती है जो संघनन पर निकलती है। प्लाज्मा क्या है? तो आयनीकृत, जिसमें कण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। प्लाज्मा में आयनीकृत गैस होते हैं जिसमें कण क्या रहता है? तो अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं प्लाज्मा में। सूर्य और तारों में चमक का क्या कारण है? तो प्लाज्मा अवस्था होता है सूर्य और तारों का। बोस-आइंस्टीन कंडेंसर में क्या परिस्थिति में बनता है? तो अत्यधिक कम तापमान पर लगभग 0 केल्विन पर होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसर ने 1920 में दिए थे, और बोस-आइंस्टीन 2001 में अमेरिका के में दिया गया था। ये प्लाज्मा, ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। कप की अपेक्षा प्लेट से चाय जल्दी क्यों पी सकते हैं? प्लेट चौड़ी होती है, सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है। सतह का क्षेत्रफल। नेक्स्ट टॉपिक है तत्व यौगिक और मिश्रण। क्या टॉपिक है? तत्व यौगिक और मिश्रण है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट करें कि तत्व शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट बॉयल के द्वारा तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। लेबोजिए के अनुसार तत्व क्या है? तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया से सरल पदार्थों में विभाजित ना हो सके। लेबोजिए के अनुसार तत्व क्या है? तो ऐसा पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया से और सरल पदार्थों में विभाजित ना हो सके। सरल पदार्थों में रासायनिक प्रक्रिया से विभाजित ना हो सके, उसे लेबोजिए ने तत्व कहा था। तत्वों के मुख्यतः किन वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में, धातु, अधातु और उपधातु। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। और फ्रांस के रसायनिक विज्ञान एंटोनियो लेबोजिए, फ्रांस के थे लेबोजिए, सबसे पहले तत्व को परिभाषा का प्रयोग किए थे। तत्व का परिभाषा दिए थे लेबोजिए ने। तत्व वह पदार्थ मूल रूप से जो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। धातु, अधातु और उपधातु वर्ग में वर्गीकृत किया। कमरे के तापमान पर कितने तत्व गैसीय अवस्था में रहते हैं? तो टोटल 11 जो कमरे के तापमान पर रहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये हो गया 6। और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये 6, 5, 11 गो हीलियम वाले, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये 5 गो। तो टोटल कमरे के तापमान पर कितना? 11 एलिमेंट रहते हैं। कमरे के तापमान पर कौन से तत्व द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा और ब्रोमीन इंपॉर्टेंट है। पारा और ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन अधातु है, और पारा क्या है? तो धातु है। पारा धातु, ब्रोमीन अधातु, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन से तत्व कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से थोड़ा अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में ले जाता है? 303 केल्विन से थोड़ा अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में ले जाता है, तो गैलियम और सीजियम। कौन से तत्व है जो कमरे के तापमान यानी 25 डिग्री से थोड़ा अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में ले लेता है, द्रव अवस्था में चल जाता है? तो गैलियम और सीजियम। 303 केल्विन से ऊपर जाएगा तो गैलियम और सीजियम द्रव अवस्था में चेंज हो जाते हैं।
वे तत्व जिनके धातु और अधातु के बीच के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उपधातु टोटल 7 हैं। उपधातु बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम, ये सब क्या है? 7 उपधातु। टोटल कितने उपधातु? 7 होते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है उसे यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक किस पदार्थ को शुद्ध कब कहता है? जब उसमें केवल एक ही प्रकार के कण हो। एक ही प्रकार के कण हो। कण मतलब परमाणु और अणु। परमाणु में तत्व हो गया, अणु में क्या हो गया? यौगिक हो गया। जैसे H2, Cl2 ये सब क्या है? तो अणु हो जाएगा। तो वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कब कहा जाता है? जब उसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। एक ही प्रकार के कण हुआ तो वो शुद्ध हो जाएगा। वैज्ञानिक की दृष्टि से दूध किस प्रकार का है? तो ये मिक्सचर होता है। वैज्ञानिक दूध क्या है? तो मिक्सचर है। इसमें प्रोटीन, कैरोटीन, फैट सब होते हैं दूध में। शुद्ध दूध पदार्थ का वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार क्या होता है? जिसमें सभी कण समान रासायनिक प्रकृति होते हैं। जिसमें सभी कण क्या होते हैं? तो समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। मिश्रण का सही परिभाषा कौन सी है? तो एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों के तत्वों या यौगिक मिलकर बना पदार्थ को। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण कहा जाता है। विलयन किस मिश्रण का होता है? तो विलयन समांगी मिश्रण होता है। और निलंबन और कोलाइड क्या होते हैं? तो विसमांगी। निलंबन और कोलाइड विसमांगी होते हैं। विलयन क्या होता है? समांगी होते हैं। विलयन समांगी होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विलयन में उपस्थित कणों की विशेषता क्या होते हैं? तो ये समान रूप में वितरित होते हैं। विलयन की विशेषता क्या है? तो वे समान रूप में वितरित होते हैं। मिश्र धातु किस प्रकार के विलयन होते हैं? तो मिश्र धातु होते हैं जो ठोस प्रकार के विलयन होते हैं। इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु किस प्रकार के विलयन होते हैं? तो ठोस प्रकार के। वायु किस प्रकार का विलयन होता है? तो वायु गैस विलयन होता है। और मिश्रण ठोस विलयन होता है। वायु किस प्रकार का विलयन होता है? तो गैसीय विलयन होता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण विलयन का है? तो नींबू पानी हो गया, सोडा जल हो गया, वायु, ये सब क्या है? तो विलयन का उदाहरण वायु भी। नेक्स्ट है, मिश्र धातु किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो मिश्र धातु में समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। धातु किस प्रकार के मिश्रण होते हैं? धातु है, मिश्र धातु है, तो समांगी मिश्रण होता है मिश्र धातु में। पीतल का कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जिंक और तांबा पाए जाते हैं पीतल में। जिंक होते हैं पीतल में 30% और कॉपर कितना होते हैं? 70% होते हैं पीतल में। 70-30। विलयन में कौन सा घटक अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विलायक होता है। विलयन मतलब विलायक प्लस विलय होता है। नमक और पानी के घोल को विलयन कहते हैं और पानी विलायक होता है और विलय नमक को कहा जाता है। कह कि सोडा जल और कोक किस प्रकार के विलयन का उदाहरण? तो गैस और द्रव का होता है सोडा जल। गैस प्लस द्रव का होता है। सोडा जल और कोक किस प्रकार के विलयन का उदाहरण होता है? तो गैस और द्रव का होता है सोडा जल। सॉल्वेंट में पानी, सॉल्वेंट में CO2 होता है। सोडा जल गैस और द्रव का। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन का किस नाम से जाना जाता है? टिंचर आयोडीन के। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन कहा जाता है। सोडा जल में कौन सा विलय और विलायक उपस्थित होता है? तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सोडा जल में कौन सा विलय और विलायक उपस्थित होता है? तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा जल में कौन सा विलय और विलायक उपस्थित होता है? तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वह मुख्य रूप से कौन सी दो गैस से सम्मिलित होता है? तो नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन होता है वायु में। विलयन के कणों का व्यास कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है विलयन के कणों का व्यास। 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, यानी 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है। विलयन में प्रकाश के मार्ग क्यों दिखाई नहीं देता? कण प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाते हैं। विलयन में प्रकाश मार्ग क्यों नहीं दिखाई देता है? कण का प्रकाश होता है जो किरणों को फैलाता नहीं। कण प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाता। कण होता है जो प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाते, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं देता है। क्या विलयन को छानने की विधि से पृथक किया जा सकता है? तो नहीं, पृथक नहीं किया जा सकता छानने से विलयन में पृथक नहीं हो सकता। क्या विलयन में स्थिर छोड़ देने पर कण नीचे बैठ जाएगा? नहीं, विलयन अस्थायी होता है, नीचे नहीं बैठेगा। नहीं, ये अस्थायी होता है और नीचे नहीं बैठेगा।
किसी निश्चित तापमान पर जब विलयन में और अधिक विलयन नहीं घुलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो संतृप्त। और अधिक विलयन नहीं घुलेगा तो इसे संतृप्त कहेंगे। विलयन और अधिक नहीं घुलेगा तो इसे क्या कहेंगे, और अधिक विलय नहीं होगा तो उसे संतृप्त कहते हैं। संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय में अधिक मात्रा को क्या कहते हैं, तो घुलनशीलता कहते हैं। संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की अधिक मात्रा को क्या कहेंगे, तो घुलनशीलता कहलाएंगे। घुलनशीलता पोटेशियम नाइट्रेट का केल्विन में दिया गया है, ये सब लिस्ट है। पोटेशियम नाइट्रेट का कितना होता है, इसका 283 केल्विन पर, एक ऐसे ही 167 तापमान केल्विन में। यदि विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त से कम हो, किसे, संतृप्ति से कम हो, तो असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त से कम होगा तो असंतृप्त, संतृप्ति से कम होगा तो असंतृप्त विलयन कहलाता है। जब विलयन में विलय की मात्रा संतृप्ति से क्या हो, कम हो, तो असंतृप्त कहेगा। संतृप्ति से कम असंतृप्त। यदि संतृप्त विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो क्या होगा, तो विलय अलग होकर बाहर निकल आएगा। संतृप्त विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो विलय क्या होगा, तो अलग होकर बाहर निकल आएगा। संतृप्त विलय अलग होकर बाहर निकल जाएगा। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, तो विलयन में घुले विलय की मात्रा को कहते हैं। विलयन में घुले विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, तो विलयन में घुले विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, तो विलयन में घुले विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की द्रव्यमान में विलय हो गया बटा विलयन गुना 100, द्रव्यमान विलयन में विलय बटा विलयन गुना 100 हो जाता है। एक विलयन में 320 ग्राम विलायक है, जल में 40 ग्राम साधारण नमक घुला, तो विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगा, तो 40 बटा 320 प्लस कितना 360 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 11.11 हो जाएगा। ये निलंबन किस प्रकार का मिश्रण, तो ये विषमांगी मिश्रण होता है निलंबन। निलंबन किस प्रकार का, तो विषमांगी मिश्रण होता है निलंबन। जैसे देखो ये क्या है, तो पानी और बालू नीचे बैठ गए तो ये अस्थायी होते जल और रेत का, तो निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है। जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो कण नीचे बैठ जाते हैं, ये बात सही है। निलंबन को शांत छोड़ देंगे तो कण नीचे बैठ जाते हैं निलंबन। जब निलंबन के सभी कणों के नीचे बैठ जाते हैं तो परिणाम क्या होता है, निलंबन समाप्त हो जाता है। जब निलंबन के सभी कण नीचे बैठ जाएगा तो निलंबन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। टिंडल प्रभाव की खोज किसने किया था, तो टिंडल के द्वारा टिंडल प्रभाव खोजा गया था। टिंडल इफेक्ट है, ये सॉल्यूशन है, ये कोलाइड है, ये सस्पेंशन है। तो कोलाइड को सॉल्यूशन है, एक क्या, तो दोनों विषमांगी मिश्रण है। छोटे छोटे कण दिख रहे हैं इसमें, तो दिख नहीं रहा। कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण है कोलाइड। कोलाइड के कणों की विशेषता क्या है, तो इतने छोटे होते हैं कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता। कोलाइड के कणों की विशेषता क्या है कि सबसे छोटा रहता है और आंखों से नहीं दिखाई देता। कोलाइड के कण शांत छोड़ने पर नीचे बैठ जाते हैं, नहीं, ये अस्थायी होते हैं। कोलाइड क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, नीचे नहीं बैठेगा। कोलाइड के मिश्रण पृथक करने से कौन सी तकनीक प्रयोग किया जाता है, कोलाइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन से, तो अपकेंद्रक तकनीक का प्रयोग करेगा। कोलाइड के वो मिश्रण को पृथक करने के लिए अपकेंद्रक तकनीक का प्रयोग करते हैं। कोलाइड विलयन के किन दो अवस्थाओं से मिलकर बनता है, तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। कोलाइड विलयन है जो किन दो अवस्थाओं से मिलकर बनेगा, तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, दोनों के माध्यम से कोलाइड विलयन बनता है, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम से। कोलाइड विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहा जाता है, वह घटक जो कोलाइड के रूप में रहता है। परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहा जाता है, जिसमें वह घटक जो कोलाइड के रूप में रहता है, कोलाइड के रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। कोलाइड विलयन में परिक्षेपण के माध्यम किसे कहते हैं, कोलाइड विलयन में परिक्षेपण के माध्यम किसे कहते हैं, वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या रहती है, निलंबित रहती है। परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है किसमें, तो विलयन परिक्षेपण के माध्यम। कोलाइड विलयन में परिक्षेपण के माध्यम किसे कहते हैं, तो वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या रहती है, निलंबित रहती है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है। कोहरा, बादल और कुहासा किस प्रकार का कोलाइड है, तो एरोसोल का होता है। कोहरा, बादल और कुहासा एरोसोल का मिक्सचर होता है। देखो ये
द्रव और गैस में एरोसोल होता है कोहरा बादल कुहासा। द्रव और गैस में एरोसोल। और ठोस और गैस में एरोसोल भी होता है। धुआं स्वचालित वाहन का निथार, ये सब क्या है, धुआं, तो एरोसोल होता है ये भी। और कोहरा बादल कुहासा भी एरोसोल, लेकिन द्रव और गैस में एरोसोल होता है धुआं वाला। और द्रव और गैस में ठोस और गैस में एरोसोल धुआं वाला। और द्रव और गैस में कोहरा बादल कुहासा। गैस द्रव में फोम रहता है, शेविंग क्रीम वाला फोम। द्रव में इमल्सन होता है, दूध फेस क्रीम, ये सब क्या है, तो इमल्सन है, दूध फेस क्रीम इमल्सन। ठोस द्रव में क्या रहता है, तो सोल रहता है, मैग्नीशियम, मिल्क और कीचड़, ये सब क्या है, सोल है। ठोस और द्रव रहता है। गैस और ठोस में फोम रहता है। गैस और ठोस में फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस, ये सब क्या है, तो फोम होता है। और द्रव ठोस में क्या रहेगा, तो द्रव और ठोस में जेल रहता है, जो जेल, पनीर, मक्खन, ये जेल के अंतर्गत होता है। ठोस में क्या है, ठोस सोल हो जाएगा, जैसे रंगीन पत्थर, दूधिया कांच, ये सब क्या है, तो ठोस सोल है, रंगीन पत्थर और दूधिया कांच। नेक्स्ट है दूध और फेस क्रीम में कोलाइड माने जाते हैं। दूध और फेस क्रीम कौन सा हो जाएगा, तो दूध और फेस क्रीम क्या हो जाएगा, तो दूध और फेस क्रीम, ये सब इमल्सन का उदाहरण है, दूध और फेस क्रीम। दूध और फेस क्रीम किसका है, तो इमल्सन का। शेविंग क्रीम कहेगा तो फोम का हो जाएगा। मैग्नीशियम, मिल्क और कीचड़ सोल का हो जाएगा, मैग्नीशियम, मिल्क और कीचड़ सोल का। और जेल पनीर जेल का हो जाएगा। रंगीन पत्थर और दूधिया कांच, रंगीन पत्थर और दूधिया कांच ठोस सोल का हो जाएगा, रंगीन पत्थर और दूधिया कांच ठोस सोल का। यहाँ पे देखो ये अच्छा कह रहा है कि कोहरा बादल कुहासा, ये सब क्या है, तो एरोसोल हो जाएगा, तो बन के सी हो जाएगा कोहरा बादल कुहासा एरोसोल। दूध फेस क्रीम क्या हो जाएगा, तो इमल्सन हो जाएगा। जेल पनीर और मक्खन जेल हो जाएगा। रंगीन पत्थर और दूधिया कांच ठोस सोल हो जाएगा। रंगीन पत्थर और दूधिया कांच ठोस सोल, जेल पनीर जेल हो। दूध फेस क्रीम किसका हो जाएगा, तो इमल्सन को हो जाएगा। कोहरा बादल कुहासा एरोसोल हो जाएगा। जेल पनीर मक्खन किस प्रकार का कोलाइड है, तो जेल का कोलाइड है, जेल पनीर मक्खन। करा कि 36 ग्राम सोडियम में 100 ग्राम जल को 293 केल्विन पर घोला जाता है। तो 36 ग्राम सोडियम है और इसमें कितना 36 और 100, टोटल 136 गुना 100 काटेंगे तो 26.5 इसका राइट हो जाए। कौन सा भौतिक गुण है, तो रंग, कठोरता, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक और बहाव की दृढ़ता। बहाव और दृढ़ता ये सब क्या, तो भौतिक गुण है, ऐसा गुण जिनका अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे रंग हो गया, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान तथा क्वथनांक, ये सब क्या, तो भौतिक गुण होते हैं। रंग, कठोरता, ये सब भौतिक गुण होते हैं। अवस्थाओं के अंतर रूपांतरण किस प्रकार का परिवर्तन होता है, जो अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण होता है, ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो भौतिक परिवर्तन होता है। अवस्थाओं के परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन पदार्थ की कौन सी विशेषता अपरिवर्तित रहती है, तो रासायनिक की प्रकृति क्या है, तो ये अपरिवर्तित रहती है। बर्फ, जल और वाष्प में क्या समान है, तो रासायनिक रूप होते हैं। बर्फ, जल और वाष्प में क्या समान होता है, तो रासायनिक रूप क्या होता है, बर्फ, जल, वाष्प में समान होता है रासायनिक रूप। जल और खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव में होते हैं, किस कारण से भिन्न होते हैं, तो इसमें रासायनिक गुणधर्म कोई कारण होता है। जल और खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव होते हैं, वे भी किस कारण भिन्न होते हैं, इसमें जल और खाना पकाने वाले तेल में रासायनिक गुणधर्म क्या रहते हैं, चेंज रहते हैं। रासायनिक गुण क्या रहते हैं, चेंज रहता है। गुणधर्म क्या रहता है, परिवर्तन लाता है, ठीक ना। ये रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है। तेल का हवा में जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है, तेल को हवा में जलना। जलने की प्रक्रिया को में क्या होता है, तो पदार्थ के रासायनिक संगठन बदलता है। जलने की प्रक्रिया में क्या होता है, तो पदार्थ की रासायनिक संगठन बदलता है जलने की प्रक्रिया में। रासायनिक परिवर्तन को और किस नाम से जाना जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है रासायनिक परिवर्तन को। कह निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, तो पेड़ के काटना, मक्खन को पिघलना, जल के वाष्प बनना। मक्खन के पिघलना, जल में नमक घोलना, फल से स्वाद बनाना, पेड़ को काटना, जल में नमक घोलना, जल का वाष्प बनना। उपयुक्त में से सभी ये सब क्या है, तो भौतिक परिवर्तन। निम्न कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, तो अलमारी में जंग लगना, लकड़ी के जलना और कागज का जलना, ये सब क्या, तो रासायनिक परिवर्तन। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विघटित होना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के विघटित होना क्या, तो रासायनिक परिवर्तन होता है।
रासायनिक परिवर्तन होता है तो ए का वन क्या हो जाएगा, ए का वन तत्व, सोडियम क्या तत्व है, और बी का 3 मिट्टी क्या है तो मिक्सचर हो जाएगा। चीनी का घोल क्या हो जाएगा, तो ये चीनी का घोल क्या हो जाएगा, चीनी का घोल ये यौगिक हो जाएगा ना, चीनी का घोल मिश्रण हो जाएगा, ये भी चीनी का घोल मिश्रण। चांदी क्या है तो तत्व हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, तो यौगिक हो जाएगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट ई क्या होता है, ई का 2 यौगिक हो जाएगा। टीन क्या है तो टीन भी क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, F के बॉन्ड। सिलिकॉन भी तत्व हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, दूध तो कोलाइड और निलंबन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, और दूध भी दर्शाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। कौन सा बिलियन का उदाहरण, तो समांगी मिश्रण, समुद्र जल, वायु, सोडा जल, ये सब क्या है तो समुद्री जल और वायु, सोडा जल, ये सब क्या है तो बिलियन का उदाहरण है। कह रहा है कि निम्न में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ होते हैं, तत्व और यौगिक क्या होते हैं शुद्ध, जैसे बर्फ, लोहा, पारा, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब क्या है तो शुद्ध पदार्थ होते हैं, बर्फ, लोहा, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कह रहा है कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, तो पौधे की वृद्धि और लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन पचाना और मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या है तो रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाए। आप किस प्रकार की पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव्य शुद्ध जल होता है, तो उसका क्वथनांक और हिमांक जांच कर किया जाता है। किस प्रकार पुष्टि करेगा कि रंगहीन द्रव्य शुद्ध जल है, तो क्वथनांक और हिमांक को जांच कर किया जाता है शुद्ध पदार्थों को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है, जो समांगी मिश्रण है, तो सोडा जल हो गया, वायु, सिरका और छनी हुई चाय, ये सब क्या है तो सोडा जल, वायु, सिरका और छनी हुई चाय क्या है तो समांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में निम्नलिखित में से कौन सा कहते हैं, शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार का कण होता है। शुद्ध पदार्थ में संगठक सर्वत्र क्या रहता है, समान रहता है शुद्ध पदार्थ के, तो 1 और 3 हो जाएगा। लोहे से बनी वस्तु जंग लगने को क्या कहते हैं, तो संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे से बने वस्तु में जंग लगने के संक्षारण तथा एक रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण होता है, तो समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड एक मिश्रण होता है, तो समांगी तथा टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड समांगी तथा टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता। आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है, तो अल्कोहल में आयोडीन को। आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है आयोडीन। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है, तो अल्कोहल में आयोडीन। अल्कोहल में आयोडीन को घोलने पर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी प्राकृतिक है, तो बर्फ और वायु। बर्फ और वायु क्या है तो समांगी प्राकृतिक होता है। निम्न में से भौतिक परिवर्तन क्या है, तो लौह धातु का पिघलना और एक लौह को छड़ को मोड़ना और लौह धातु के तार खींचना, ये सब क्या है तो भौतिक परिवर्तन। लौह धातु का पिघलना, एक लौह छड़ को मोड़ना और लौह धातु का एक तार खींचना, ये सब क्या है तो भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन लकड़ी का क्षरण, लकड़ी का दहन, लकड़ी के एक टुकड़े का कील ठोकना, ये सब नहीं है भौतिक परिवर्तन। तो लकड़ी का क्षरण, लकड़ी का दहन, ये सब क्या है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। कर निम्नलिखित अनुसार के 2 पदार्थ ए और बी अभिक्रिया कर तृतीय पदार्थ A2B बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही है, तो A2B एक ए और बी का गुण प्रदर्शित करता है। A2B फॉल्स हो जाएगा ना, A2B तो कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, सही नहीं, गलत है। A2B ए और बी का पदार्थ थोड़े गुण खाएगा। उत्पाद का सदैव एक निश्चित संयोग होता है, तो ये निश्चित संयोग होता है। इस प्रकार बना पदार्थ यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है ना, तो ये गलत दिया है। इस प्रकार बना पदार्थ एक तत्व होता है, तत्व थोड़े होगा, तत्व भी होगा, यौगिक भी होगा, मिक्सचर भी हो सकता है। तो 1, 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। कह कि 2 रासायनिक स्पीसीज X और Y संयुक्त होकर P उत्पाद बनाती है, जिसमें 2 X और Y दोनों उपस्थित हैं। तो X और Y के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता।
तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स, वाई तथा बी के स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है? तो एक्स और वाई की तो कह रहा है कि पी एक यौगिक हो सकता है, पी एक यौगिक हो सकता है, ये सही है। एक्स और वाई से मिलकर यौगिक बन सकते हैं, ये बात सही है। एक्स और वाई यौगिक होंगे, एक्स और वाई जब यौगिक होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, मिश्रण भी हो सकते हैं। एक्स और वाई तत्व हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तत्व हो सकते हैं। और पी एक निश्चित संयोजन होता है, तो सही है। तो 1 3 4, 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 4 ये वाला, दो ऑप्शन दिया, 1 3 4 हो जाएगा। कोलाइड क्या है? तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण जो अवयवों के एक को एक तक नहीं, जिसे अपकेंद्रक जाना जाता है और पृथक किया जाता है। तो कोलाइड क्या है? तो विषमांगी मिश्रण अपकेंद्रक के दोनों। बर्फ जल तथा वाष्प में भिन्न भिन्न होता है, तो वे भौतिक होता है और गुण प्रदर्शित करते हैं, परंतु वे रासायनिक होते हैं। बर्फ जल तथा जल वाष्प भिन्न भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। बर्फ जल तथा जल वाष्प भिन्न भौतिक गुण दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, परंतु वे रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं। रासायनिक दृष्टि से समान होता है बर्फ जल और जल वाष्प, लेकिन गुण प्रदर्शित करेगा भौतिक। एक प्रेतकारी कीप में जल और क्लोरोफॉर्म के मिश्रण लेकर मिश्रित किया गया, जल और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर है, तथा कुछ समय के लिए अविशुद्ध अवस्था में छोड़ दिया जाता है। प्रेतकारी कीप में ऊपर सतह पर जल की तथा निचली सतह पर क्या रहता है, क्लोरोफॉर्म। प्रेतकारी कीप में ऊपरी सतह पर क्या रहता है, जल, और निचली सतह पर क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। ऊपरी सतह पर जल रहेगा, निचली सतह पर क्लोरोफॉर्म रहता है। दो से अधिक मिश्रणीय द्रव में जिनका क्वथनांक 25 केल्विन से कम अंतर हो, 25 केल्विन से कम अंतर के मिश्रण को डैश की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये अंशीय आसवन के द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। 25 केल्विन से कम अंतर हो, 2 या 2 से अधिक मिश्रण हो द्रव को जिनके क्वथनांक 25 केल्विन से क्या हो, कम अंतर होती है, उसे अंशीय आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अंशीय आसवन। कुछ बूंद दूध युक्त जल में प्रकाश गुजारने पर वह नीली झलक दर्शाता है। कुछ बूंद दूध युक्त जल में प्रकाश गुजारने पर वह नीली झलक दर्शाता है। यह दूध के द्वारा प्रकाश के किसको दर्शाता है, तो प्रकीर्णन के कारण वह इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, और यह प्रदर्शित करता है कि दूध कैसी, तो कोलाइडी विलयन। यह दूध की प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई झलक देगा, और इस परिघटना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और यह प्रदर्शित करता है कि दूध क्या है, तो कोलाइडी है। दूध क्या है, तो कोलाइडी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। एक चमकदार अधातु क्या है, तो आयोडीन होता है, जो चमकदार अधातु होता है। समान ताप पर द्रव के रूप में उपस्थित अधातु के नाम ब्रोमीन हो जाएगा, जो अधातु है। एक अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक है, एक ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, तो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। और एक अधातु के नाम जिसका सर्वाधिक यौगिक बनाने के रूप में काम किया जाता है, तो अधातु है, सर्वाधिक यौगिक बनाएगा कार्बन। कार्बन के अतिरिक्त अपरूपता दर्शाने वाले अधातु का नाम दीजिए, तो इसमें हो जाएगा सल्फर और फास्फोरस, जो कार्बन के अतिरिक्त अपरूपता दर्शाने वाले धातु हैं। सल्फर और फास्फोरस क्या है, तो कार्बन के बाद है सल्फर और फास्फोरस, दोनों अधातु है और अपरूपता दर्शाती है। दहन के लिए आवश्यक एक धातु क्या होती है, तो धातु ऑक्सीजन होते हैं दहन के लिए। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, तो सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने की विधि को, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने की विधि को उर्ध्वपातन कहा जाता है। दही से मक्खन निकालने वाली विधि को क्या कहते हैं, तो अपकेंद्रण कहा जाता है। जल से तेल निकालने की विधि को पृथक्करणीय सेपरेटिंग फनल कहा जाता है। बालू से लौह के पिनों को पृथक करने के चुंबकीय पृथक्करण कहा जाता है। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंगों की पृथक करने की विधि को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, जो पुष्प के पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंगों को पृथक करने की विधि को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए पंखा झाड़ना या विनोइंग कहा जाता है। पंखा झाड़ना, गेहूं के दानों को भूसे से गेहूं के दानों को अलग करना क्या कहलाता है, विनोइंग या पंखा झाड़ना। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, छनन कहा जाता है।
धातु के टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? छनन कहा जाता है। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण पानी से अलग करने की विधि को अवसादन यानी सेडिमेंटेशन कहा जाता है। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी को पानी से अलग करेगा उसे सेडिमेंटेशन या अवसादन कहा जाए। एक अबाष्पशील अवयव वाले मिश्रण को पृथक करने के लिए बाष्पीकरण किया जाएगा। एक बाष्पील रहेगा, दूसरा अबाष्पशील रहेगा। क्वथनांक में पर्याप्त अंतर रखने वाले दो बाष्पशील अवयवों को पृथक करने की विधि को कौन सी होती है? तो सरल आसवन होती है। जो क्या करता है? क्वथनांक में अंतर होता है और दो बाष्पशील अवयवों को पृथक करने के लिए बाष्पशील अवयवों को पृथक करने की विधि को सरल अपसादन के द्वारा अलग किया जाता है। दो अमिश्रणीय द्रव को पृथक करने की विधि को दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए पृथकारी की और इसी के साथ तत्वीय यौगिक समाप्त। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने किस अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो ये कौन सा टॉपिक है? पहले टॉपिक बताओ। ये परमाणु एवं अणु है, परमाणु एवं अणु। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने किस अवधारणा को प्रतिपादित किए थे? तो कणाद के द्वारा क्या कहेगा? तो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण का अस्तित्व है। परमाणु क्या है? तो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण का क्या है? एक अस्तित्व है। महर्षि कणाद द्वारा बताए गए अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या नाम दिया गया था? तो परमाणु नाम दिया गया था, परमाणु। पकुद्काचायन ने कणों के बारे में क्या कहा था? पकुद्काचायन के द्वारा कहा गया था कि वे संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। कणों है जो संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। महर्षि कणाद ने सूक्ष्मतम कण को अविभाज्य कहा, परमाणु ने कहा, और पकुद्काचायन ने कहा कि समानतः ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने क्या सुझाव दिया था? डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने क्या सुझाव दिया? तो द्रव को विभाजित करने पर अविभाज्य कण प्राप्त होते हैं। द्रव को विभाजित करने पर अविभाज्य कण प्राप्त होंगे। यह डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस के द्वारा बोला गया था। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने अविभाज्य कणों को क्या नाम दिया? तो परमाणु नाम दिए थे। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने अविभाज्य कणों को क्या नाम दिया? परमाणु। रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो एंटोनियो लिबोजी और जोसेफ प्रॉस्ट को जाता है। रासायनिक संयोजन को दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो एंटोनियो और जोसेफ प्रॉस्ट को जाता है। रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम दिए थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? प्रतिपादित किया था द्रव्यमान संरक्षण का? तो एंटोनियो लिबोजियर के द्वारा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता है, ना ही नष्ट किया जाता है। यह द्रव्यमान का संरक्षण नियम है। निश्चित अनुपात किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात के अनुसार किस यौगिक का तत्व किस प्रकार उपस्थित होता है? किसी यौगिक का तत्व किस प्रकार उपस्थित हो? तो निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होगा। निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होगा निश्चित यौगिक। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14:3 होता है नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन का द्रव्यमान। करा कि 1808 में परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो डाल्टन ने किया था परमाणु सिद्धांत 1808 में। किस वैज्ञानिक ने? तो डाल्टन के द्वारा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो सभी तत्वों के परमाणु संख्या, परमाणुओं के द्रव्यमान और गुण क्या रहते हैं? तो परमाणु का द्रव्यमान और गुण क्या रहते हैं? समान रहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कहा गया परमाणुओं के द्रव्यमान और गुण क्या रहते हैं? समान रहते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कहा गया। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार व्यवहार करते हैं? परमाणु को न तो सृजित करता है, ना ही विनष्ट करता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के बारे में डाल्टन का क्या कथन था? तो भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु का द्रव्यमान और गुणधर्म क्या रहते हैं? तो अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के बारे में डाल्टन का क्या कथन होगा? तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और गुणधर्म क्या रहते हैं? तो अलग अलग होते हैं। परमाणु के द्रव्यमान और गुणधर्म क्या रहते हैं? अलग अलग होते हैं। डाल्टन के अनुसार किसी यौगिक का निर्माण कैसे होता है? तो विभिन्न तत्वों के परमाणु के छोटे छोटे पूर्ण संख्यात्मक अनुपात में संयोग होते हैं। डाल्टन के अनुसार किसी यौगिक का निर्माण
विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के छोटे छोटे पूर्ण संख्यात्मक अनुपात में संयोग से होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के छोटे छोटे पूर्ण संख्यात्मक अनुपात से संयोग से होते हैं, उसका किसी यौगिक का निर्माण होता है। एक क्या है तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सभी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही विनाश करते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं। दिए गए तत्व सभी के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या रहते हैं तो परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं भिन्न भिन्न तत्वों में। और दिए गए तत्व में परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व में रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं और द्रव्यमान में। भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ये गुण हो गया, ठीक है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित करती है। परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित करती है किसी भी यौगिक में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में मिलकर जल बनाते हैं और 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली जाए तो ऑक्सीजन का क्या द्रव्यमान होना चाहिए, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन तो 3 हो गया, 1 × 3 तो 8 × 24 ग्राम इसका ऑक्सीजन हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत में कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम स्पष्ट करता है। अभिगृहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट करता है तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में न तो नष्ट की होती है न ही उत्पन्न किया जाता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, न तो नष्ट किया जाता है न ही उत्पन्न किया जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत निश्चित अनुपात के नियम व्याख्या किए थे तो किसी भी यौगिक के परमाणु की संख्या और प्रकार निश्चित होती है। किसी भी यौगिक में परमाणु की संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं, यह निश्चित अनुपात में कहा गया था। किसी भी यौगिक का परमाणु संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं, यह निश्चित अनुपात में कहा गया था। परमाणु की त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है तो नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर और 10⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या लगभग कितनी होती है तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। डाल्टन किस बात के लिए जाने जाते हैं तो तत्वों के प्रतीकों का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तत्वों के प्रतीकों का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग के लिए डाल्टन जाने जाते हैं। तत्वों के प्रतीकों के आधुनिक स्वरूप किसने सुझाया था तो आधुनिक प्रतीक दिया था तत्वों के बारे में तो बर्जिलियस के द्वारा। कॉपर किस नाम की उत्पत्ति की स्थान से हुई थी, वही कॉपर तो साइप्रस नाम की उत्पत्ति से हुआ था। साइप्रस से कॉपर बना था, साइप्रस से। स्वर्ण गोल्ड का नाम अंग्रेजी में किस शब्द से बना है तो ये स्वर्ण गोल्ड येलो से बना है। गोल्ड स्वर्ण येलो से बना, ठीक है। IPA का मुख्य कार्य क्या होता है तो तत्वों के नाम प्रकृतिक और मात्राओं को स्वीकृति देते हैं। नाम प्रतीक और मात्राओं की स्वीकृति देती है IPA देता है। कह तत्वों के प्रतीक को लिखने का सही नियम क्या है तो पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा होता है। तत्वों के प्रतीक को लिखने के लिए पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा होता है। क्लोरीन का रासायनिक प्रतिक्रिया ये प्रतीक है Cl होता है। क्वार्ट का CO, कैल्शियम का Cl, आयरन का ये लैटिन होता है। Fe क्या है तो ये लैटिन शब्द है Fe। सोडियम का प्राकृतिक नाइट्रियम होता है सोडियम का। तो पोटेशियम का कैलियम होता है। पोटेशियम का कैलियम इसका व्युत्पन्न नाम है। देखो ये तो दिया हुआ है सब, ठीक है। नाइट्रोजन पोटेशियम सबका प्रतीक दिया। करा कि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 1961 में किस समस्थानिक मानक के संदर्भ में स्वीकार किया गया था तो कार्बन 12 को। परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 1961 में किस समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया था। मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया था तो C12 को स्वीकार किया गया था। किसको स्वीकार किया गया था 1961 में, समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में तो C12 को। करा कि कार्बन 12 में समस्थानिक एक परमाणु द्रव्यमान का कौन सा भाग मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में लिया जाता है। कौन सा भाग है जो मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई में लिया जाता है तो 1/12 लिया जाता है। मानक परमाणु द्रव्यमान में 1/12 लिया जाता है। करा एक परमाणु द्रव्यमान के 1 यूनिट बराबर कितना होता है तो 1.66
एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई 1.66 × 10⁻⁻27 kg होता है। 1.66 × 10⁻⁻27 kg होता है 1 परमाणु द्रव्यमान की इकाई। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान भिन्न में कौन सा होता है? तो 35.5 होता है। निम्न में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो कैल्शियम होता है। किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? तो कैल्शियम होगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के अनुपात क्या होता है? तो 14:16 होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। यदि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 24 यू है तो वह तत्व कौन सा होगा? तो मैग्नीशियम होगा 24 यू। करा कि कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का कितना 35 हो जाएगा, क्लोरीन का 35 और सोडियम का 23 हो जाएगा। ये सब एटॉमिक नंबर दिया है। कार्बन का 14, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन के 16, सोडियम के 23, मैग्नीशियम के 24, सल्फर के 32, क्लोरीन के 35.5, कैल्शियम का 40 एटॉमिक मास है सब। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में क्यों अस्तित्व में नहीं आते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में क्यों अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं? क्योंकि परमाणु आपस में मिलकर अणु या आयन बना लेते हैं। क्योंकि परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु या आयन बना लेते हैं। इसलिए परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं आ पाते हैं। परमाणु जो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलकर रहते हैं क्योंकि अणु या आयन बना लेते हैं। अणु या आयन बना लें। अणु के किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तत्व के यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकें। अणु को किस रूप में परिभाषित किया गया? तो तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। अणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रहता है। अणु समानांतर किन के समूह से बनता है? दो से अधिक परमाणुओं से जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु जैसे O2 हो गया, N2, ये सब क्या है? तो ये स्वतंत्र रूप में रहते हैं और दो से अधिक परमाणुओं से रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अणु। तत्व का अणु किससे निर्मित होता है? समान प्रकार के परमाणुओं से होता है निर्मित। अणु होता है जो समान प्रकार के परमाणुओं से होता है। आर्गन और हीलियम में के अणु कैसे होते हैं? तो आर्गन और हीलियम का अणु होता है जो एक परमाणिक होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? तो एक परमाणिक होता है। 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है तो उसे O3 कहते हैं। O3 देखो यहाँ पे परमाणु दिए गए हैं। आर्गन, हीलियम में ये सब क्या है? तो आर्गन, हीलियम एक परमाणु और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें दो होता है। ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2। और फास्फोरस में क्या होता है? तो P4 होता है। तो ये चतुर्परमाणु। सल्फर S4 होता है तो बहुपरमाणु होता है। सल्फर में एसिड। सोडियम में एक परमाणु तो एक होगा। आयरन में Fu रहता है। एल्युमिनियम में एक रहता है। कॉपर में एक रहता है। तो ये सब क्या? तो एक परमाणु हो जाता है। यौगिक के अणु कैसे निर्मित होता है? तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से यौगिक के अणु निर्मित होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से। आयन किसे कहते हैं? तो आवेशित परमाणु होता है परमाणुओं के समूह को। आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। आवेशित परमाणु या अथवा परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। NaCl में उपस्थित आयन कौन कौन से? तो NaCl होते हैं। बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं? तो दो से अधिक परमाणुओं के समूह पर आधारित आयन को बहुपरमाणुक कहते हैं। दो से अधिक परमाणुओं के समूह को पर आधारित आयन को बहुपरमाणु कहते हैं। ये बहुपरमाणुक है। मैग्नीशियम पर 2+ होते हैं और कैल्शियम पर 2+, जिंक पर 2+, फेरस पर 2+, कॉपर पर 2+, एल्युमिनियम पर 3+, फेरस पर 3+ होता है। सोडियम पर 1 होता है। पोटेशियम पर भी 1 होता है। अर्जेंटेनम सिल्वर पर भी, कॉपर पर 1+, हाइड्रोजन पर 1+, हाइड्राइड कहेगा तो 1- हो जाएगा। क्लोराइड कहेगा तो जितना भी आयोड आ जाएगा सब पर निगेटिव हो जाएगा। ब्रोमाइड कहेगा तो निगेटिव 1 हो जाएगा। आयोडाइड पर 1। ऑक्साइड कहेगा तो 2 निगेटिव हो जाता है। ऑक्साइड। सल्फाइड कहेगा तो 2 निगेटिव। नाइट्राइड कहेगा तो 3 नेगेटिव। और अमोनिया पर 1+ होता है। हाइड्रोक्साइड तो 1 निगेटिव हो जाएगा हाइड्रोक्साइड में। नाइट्रेट में 1 निगेटिव, NO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेगा तो 1 निगेटिव। कार्बोनेट कहेगा तो 2 निगेटिव होता है। कार्बोनेट 2 निगेटिव। सल्फाइड में 2 निगेटिव होते हैं। सल्फेट में 2 निगेटिव होते हैं। और फॉस्फेट में 3 निगेटिव हो जाते हैं फॉस्फेट में। और इसी प्रकार आगे देखो, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र किसका प्रतीकात्मक निरूपण करता है? तो यौगिक के संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र किसका प्रतीकात्मक निरूपण करेगा? तो यौगिक के संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण करता है। यौगिक के संगठन। किसी तत्व के संयोजन शक्ति को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। संयोजन की शक्ति को।
H2S में अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं H2S में। PO4 3 माइनस में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो PO4 में कितने? 3 माइनस होते हैं। PO4 में 3 माइनस आयन में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें कुल 5 परमाणु होते हैं PO4 में। 3 और 2 5। PO4 3 माइनस में कुल कितने आयन होते हैं? तो 5 होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र में हाइड्रोजन सल्फर की संयुक्त कितना हो जाएगा? तो हाइड्रोजन 2। तो हाइड्रोजन का सल्फर वाला इधर आ जाएगा 1 और हाइड्रोजन का 2 होता है। 1 अनुपात 1 और 2 में होता है। ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र ये NO2 हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड का। एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 हो जाता है। एल्युमिनियम पर 3 होता है, क्लोरीन पर 1 होता है, तो ये AlCl3 हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम पर 2+ होता है, ऑक्सीजन पर 1, तो 2 नीचे और ये तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। सूत्रों जैसे कैल्शियम एल्युमिनियम, देखो मिलान करो। एल्युमिनियम सल्फेट ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कहाँ गया? यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। पोटेशियम सल्फेट, ये पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाला हो गया। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो जल का तो हाइड्रोजन का 2, तो 14 दूनी 28। 14 दूनी कैसे 28 हो जाएगा रे? जल का 18 होता है, ठीक ना। पहले 2 हो गया और 16 हो गया, 16 2 18 यू हो गया और 18 यू 1 मोलर ग्राम बराबर 18 ग्राम हो गया। तो 1 मास ऑफ कितना मोलिकुल्स का कितना हो जाएगा? तो 6.022 × 20 × 10⁻23 यानी 18 ग्राम हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 1 हाइड्रोजन का 1 हो गया, नाइट्रोजन के 14 गुने 1 और ऑक्सीजन के 16 48। तो 48 और 14 कितना? 63 है। तो और मोलर मास कहता है तो कितना? मोलर मास कहेगा तो कितना हो जाएगा? 63 ग्राम। 63 यू क्या हो गया? तो आणविक द्रव्यमान हो गया 63 यू। सूत्र इकाई द्रव्यमान में किसके योग के बराबर होता है? तो सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान किसके योग के बराबर होता है? सूत्र इकाई द्रव्यमान तो सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के, सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु का। सोडियम NaCl के 58.5 यू होता है। कैल्शियम क्लोराइड के कितने? 111 यू होते हैं, 111 यू कैल्शियम क्लोराइड का। और इसका कितना? 0.24 बोरान युक्त, 0.24 है ना। और इसका 0.96 बोरान और इतना ग्राम है 0.14। तो इसका यौगिक प्रतिशत निकालना है। तो बोरान के 0.96, इसका 0.114 है। तो इसका यौगिक प्रतिशत तो किसका निकालना है? उस यौगिक का प्रतिशत संगठन क्या हुआ है? तो उस यौगिक का ना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन बोरान युक्त है तो टोटल 0.24 और बोरान का 0.96 तो निकालेंगे तो कितना होगा? 4%। जब 40% है तो 60% ये हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर बी वो हो जाएगा। उसी प्रकार है कैल्शियम का कितना? 3 ग्राम और 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर कितना? 11 ग्राम हो जाता है CO2 और 3 ग्राम कार्बन और 5 ग्राम 50 ग्राम ये ऑक्सीजन जलाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 है, ये कितना था? 3 ग्राम और 8 ग्राम, तो 3:8 तो 11 हो गया। ठीक है। तो 3 और 50 ग्राम है ना, तो 3 और 50 ग्राम, तो ये कितना हो गया? 3 था, ये 8 हो गया। तो ये तो सेम है, तो ये भी कितना? 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 11 ग्राम हो जाएगा। तो 11 ग्राम CO2 में निश्चित अनुपात बनेगा, 11 ग्राम निश्चित अनुपात। भूजा चूना में कौन सा होता है? तो कैल्शियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। भूजा चूना का या स्लैक्ट लाइम कहा जाता है, स्लैक्ट लाइम, काली चूना। क्यूक लाइम कहा जाता है, काली चूना या लाइम कहा जाता है। इसको कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्यूक लाइम कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना भूजा चूना को स्लैक्ट चूना कहा जाता है। भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी डालेंगे तो भुजा हुआ। बेकिंग पाउडर में NaCO3 होता है और टार्ट्रिक एसिड से मिलने से बनता है बेकिंग सोडा। सल्फर में एसिड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो 32, सल्फर का कितना? 32 गुना 8, तो यानी 256 ग्राम बटे मोल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका हो जाता है 36.5 हो जाएगा।
36.5 हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल में मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका द्रव्यमान 63 हो जाएगा, 63 ग्राम प्रति मोल। नाइट्रोजन को गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो N2 होता है नाइट्रोजन गैस का। सोडियम का रासायनिक प्रतीक सोडियम होता है। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो 16। परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाता है, तो मोलर द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, और मोलर द्रव्यमान वाले 6.0 × 10⁻23 होता है, और गुणे द्रव्यमान गुणे परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान ग्राफ में होगा, तो 1 मोल बराबर ऑक्सीजन एटम का कितना, तो 6.0223 होता है 1 मोल बराबर, और ये 16 ग्राम है, तो 1 एटम बराबर 16, तो 16 बटा कितना हो जाएगा, तो 6.0223 हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु द्रव्यमान होता है 16 बटा 6.023 × 10⁻23। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र प्रदर्शित करता है, तो रासायनिक सूत्र प्रदर्शित करेगा BiPO4। रासायनिक सूत्र प्रदर्शित करता है BiPO4 रासायनिक सूत्र। करने में कौन आयरन सल्फाइड और मरकरी क्लोराइड का सही रासायनिक, तो आयरन सल्फाइड हो गया, मरकरी क्लोराइड ये दोनों हो गए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मैग्नीशियम एसीटेट का रासायनिक, तो ये मैग्नीशियम एसीटेट का रासायनिक सूत्र। निम्नलिखित में कौन से यौगिक आयनों और क्लोरीन का संयोजन से बनेगा, तो क्यूपरा क्लोराइड बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो सोडियम और सल्फेट के आयनों के संयोजन से बनेगा, तो सोडियम सल्फेट बनेगा। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक आयन उपस्थित नहीं होता है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, आयन उपस्थित नहीं होता हाइड्रोजन में। कह रहा है कि उस परमाणुकता तो F2 क्या है, तो NO2 कितना 3 परमाणुकता हो जाएगा। NO2 के कितना हो, तो Na2 6 हो गया, इसमें 6 2 8 हो गया, और P4 में 4 हो गया, ठीक है। F2 में 2, NO2 में 2 1 3 हो गया, और इसमें कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। इसका सही यही है। कह रहा है कि आपको सफ़ेद रंग का एक महीन चूर्ण दिया गया है जो शक्कर या नमक हो सकता है, तो बिना चखे आप इसको कैसे पहचान करेंगे, तो पानी में घोलकर और विद्युत चलकता जांच कर किया जाता है। सफ़ेद रंग, आपको सफ़ेद रंग का एक महीन चूर्ण दिया गया है जो शक्कर या नमक हो सकता है, बिना चखे कैसे, तो इसे पानी में घोलने पर और विद्युत के चालकता जांच कर, पानी में घोलने पर और विद्युत के चालकता जांच कर या पानी या नमक का पता चल जाएगा। जल के द्रव्यमान में न्यूट्रॉन का अंश कितना होता है, तो 8/18 होता है। जल के द्रव्यमान में न्यूट्रॉन का अंश कितना होता है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, हाइड्रोजन 0 हो जाएगा जल में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो कितना हो जाता है, तो 8। जल के द्रव्यमान में न्यूट्रॉन का अंश कितना होता है, तो जल के द्रव्यमान में तो टोटल कितना 18 होता है, टोटल 18, और जल का ना किसका, ऑक्सीजन कितना 8, तो 8/18 कितना हो जाएगा, 8/18। क्या ताप के साथ पदार्थ की विलेयता परिवर्तित होती है, तो हाँ, ठोस पदार्थ है जो विलेयता समान बढ़ती है। ताप के साथ पदार्थ की विलेयता परिवर्तित होती है, हाँ, ठोस पदार्थ की विलेयता समानता बढ़ती है। हाँ, गैस की विलेयता समानता क्या होती है, घटती है। गैस की विलेयता समानता घटती है ताप के साथ, और ठोस के साथ विलेयता क्या होती है, बढ़ती है ताप के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया जाता है, तो आयरन होता है जो लैटिन से बनती है। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल कितना होता है, तो 25 ग्राम का सल्फ्यूरिक मोल कितना 0.225 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का से, तो ये हो गया कैल्शियम, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। O2 के आणविक द्रव्यमान तो 32 हो जाएगा। परमाणु शब्द किसने, तो डेमोक्रिटस ने परमाणु का शब्द दिया था, डेमोक्रिटस ने। कॉपर का एक मोल कितने परमाणु होता है, तो 6.022 × 10⁻23 होता है। कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्लाज्मा होता है, कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्लाज्मा होता है। निम्न में कौन सा तत्व नहीं, तो हीलियम, कॉपर, ऑक्सीजन है। पानी तत्व नहीं, यौगिक है। निम्नलिखित में कौन से यौगिक नहीं है, तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड, पानी और अमोनिया, ये सब क्या है, तो और यौगिक नहीं है, तो क्लोरीन यौगिक नहीं है। निम्न में कौन सा 360 जल के सही रूप में प्रदर्शित करता है, तो ये 20 मोल जल, तो 360 ग्राम जल को, तो मोलर मास कितना होता है जल का 18, मोलर मास 18 ग्राम, मोल की संख्या 360/18 यानी 20 मोलर मास आ गया, मोलर संख्या आ गया 20।
तो ये 20 हो गया और 1.0 और मोल बराबर 20 गुना में 6.02, तो कितना आ गया 2 और 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कौन, परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, ये सत्य नहीं है। बाकी है परमाणु मूल इकाई जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है। परमाणु का मूल इकाई क्या है? जिससे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है। परमाणु सदैव क्या उदासीन प्रकृति के होते हैं। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम देख या अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक है? कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल। CO2 का तो 44 दूनी 88 और कैल्शियम कार्बोनेट इसका कितना 0.3.2 यानी 6.84 हो जाएगा। H2 यानी 10 यानी 18 गुना 10, तो किसका सबसे अधिक हो जाएगा? 200 ये है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का भार सबसे अधिक हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिक होगा? तो परमाणुओं की संख्या तो इसमें कितना 18 ग्राम है और H2O कितना होता है 18, तो 1 मोल बराबर Na गुना N3 यानी 3Na हो जाएगा। 18 तो इसका भी तो 18 होगा H2O का, एक या तो 18, इसका कितना ऑक्सीजन का 32, 16 दूनी 32, तो ये कितना 36 बटा तो 2 गुने तो ये 2, इसमें H2O में 3 अणु है परमाणु की संख्या, तो 3Na हो गया। इसमें 2 है तो कितना 36 बटा 2, एक कितना CO2 18 हो गया ग्राम और टोटल कितना 44, 32 और 12 44, तो कितना इसमें 3 अणु है तो 3 34 गुना 44 और ये कितना, तो ये 18 बटा CH4 का कितना हो जाएगा, तो कार्बन 12 4 16, तो 18 बटा 16 Na गुने 5 है, 4 1 5, तो 90 बटा 16, तो कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन होगा अधिकतम, तो CH4 का 18 ग्राम होता है जो परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें अणु की संख्या अधिकतम होगा? तो उसी प्रकार निकालेंगे मोल गुने Na करके अधिकतम संख्या निकल जाता है, मोल गुने Na। फिर उसी प्रकार कर रहा है कि एक बीकर में सुक्रोज 18 ग्राम में विलयित किया गया, बिलियन में उपस्थित ऑक्सीजन की संख्या कितना होगा? तो कितना होगा, तो निकालो। नंबर ऑफ मोलिकुल्स Na होता है और नंबर ऑफ एटम्स Na गुने 1 होता है, तो 0.1 Na गुने Na होता है, तो 1.1 और कितना होता है 6.0, तो 11 छक 66 यानी 6.68 इंटू 10⁻23 होता है। और किस में कर रहा है? तो सुक्रोज का, तो C12H22, और नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 3.42 और मोलिकुल्स 0.1 और इतना 0.11 हो जाएगा। ये भी उसी प्रकार 12 ग्राम वाले मैग्नीशियम ड्यूरन को मैग्नीशियम की मोलों की संख्या में परिकलित किया जाता है, तो मैग्नीशियम का मोलर कितना हो जाएगा, तो 12 ग्राम और टोटल 24 ग्राम, तो 1/2 यानी 0.5 ग्राम मोल हो जाएगा, 0.5 ग्राम।